नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अमर और आज का मुद्दा होगा कनाडा। कनाडा लगातार रूल तब्दील कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में कनाडा ने ऐलान किया है कि 2 साल की कैपिंग सिस्टम वो लगाने वाला है और ऊपर से वर्क परमिट को लेकर भी काफ़ी कुछ चीज़ें उतार चढ़ावों के साथ निकल कर आई हैं। यानी कह सकते हैं कनाडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ वर्क परमिट तो वो चीज़ एक्सपायर हो रही है तो अगे की विकल्प हो सकता है कि दोबारा स्टडी तुसी कर सकते हो, एक ऑप्शन हो सकता है। तो ये तमाम सवालों के जवाब लैण की असी कोशिश करांगे। तो RCIC मैंबर साडे नाल मौजूद ने। अंकित साहब गलबात करते हैं वेस्टर्न ओवरसीज तो। सर वेलकम करते हैं, तुहाडा बहुत बहुत थैंक यू सर। सर पंजाबी में इसलिए मैंने बोला क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं हमारे पंजाब के हैं और उनके तमाम सवालात हैं, लेकिन यहाँ पर जितने और भी स्टेट्स के जो इस वक्त बच्चे कनाडा में रह रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुविधा में हैं। एक तो कैपिंग सिस्टम कर दिया कनाडा ने, तो अब सवाल इस बात को लेकर आता है कि आप लोगों का रोल क्या है। अब जैसे मैंने आपकी तारीफ में कहा RCIC मेंबर, इनका काम क्या होता है और आप किस तरीके से स्टूडेंट्स की हेल्प करते हो। सर माय नेम इज अंकित बालन एंड आई एम द RCIC मेंबर। RCIC मेंबर स्टैंड फॉर रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। अगर बात करते हैं, अगर आप कनाडा में इमिग्रेशन का काम करते हो तो आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है, इसका नाम है RCIC। हर एक मेंबर की एक अडेंट आइडेंटिफिकेशन होती है और इसको रेगुलेट किया जाता है। जो हमारा नाम है और कंपनी का नाम है वो रजिस्टर्ड किया जाता है इमिग्रेशन की वेबसाइट पे और इनकी CICC की जो हमारी रेगुलेटरी बोर्ड है उन पे हम हर तरीके की सर्विस दे सकते हैं। स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, PR, PNP प्रोग्राम्स और डिफरेंट काइंड ऑफ LMIs टू जो एम्प्लॉयर है उनकी हेल्प कर सकते हैं रिक्रूट राइट कैंडिडेट फाइंड आउट करने में। और पेरेंट्स सुपर वीजा और के एंड विजिटर वीजा भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑफिसेस कहाँ पर हैं कनाडा में आपके? हमारे ऑफिसेस 2 जगह है। फर्स्ट वन इज ओंटारियो मिसिसागा में, सेकंड वन इज नोवा स्कोशिया में। बट बेसिकली अगर कोई भी क्लाइंट किसी भी सिटी में है तो हम ऑनलाइन सर्विसेज भी देते हैं। चलिए, बाखूबी आपने बताया कि इनका डेजिग्नेशन क्या है और आपने बाखूबी समझा RCIC मेंबर का काम क्या होता है, यानी कि आप तमाम तरह की सर्विसेज ले सकते हैं इनके ऑफिस में जाकर। लेकिन सर सवाल उस चीज़ को लेकर, चर्चा उस चीज़ को लेकर, कैपिंग सिस्टम शुरू हो चुका है। अब ठीक है, इमिग्रेशन पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। आगे जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर एक आंकड़ा भी निकल कर सामने आया कि 3-4 महीने में 80% की कटौती आई है, बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन सर। जो कैपिंग सिस्टम आया स्टूडेंट वीज़ा पे वो घट के 3,60,000 समथिंग आया है, बट जो इमिग्रेशन का टारगेट है वो स्टिल सेम है। 4,80,000 लोगों को उन्होंने 2024 में PR देना है, 5 लाख लोगों को PR देना है 2025 में एंड सेम 5 लाख लोगों को PR देना है 2026 में। तो इमिग्रेशन में इस आता है कि जिसमें आप PR ले सकते हो, PNP ले सकते हो, एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू ले सकते हो एंड साइड बाय साइड आप फैमिली स्पॉन्सरशिप में भी PR ले सकते हो। मोर ओवर अगर आप विजिटर वीजा अप्लाई करना चाहते हो उसमें भी कोई कैपिंग नहीं है। अगर आप इंडिया से डायरेक्टली वर्क परमिट अप्लाई करते हैं उसमें भी कोई कैपिंग नहीं है। कैपिंग ओनली ऑन इंटरनेशनल एजुकेशन स्टूडेंट वीजा पे। बिल्कुल सर, दुरुस्त फरमाया आपने। लेकिन ये तो इंटरनेशनल तौर पर सबके लिए सिस्टम लागू होगा, अकेले भारत के स्टूडेंट्स को लेकर ये चीज़ों का ऐलान नहीं हुआ है। हम इसको कॉन्फ्लिक्ट से लेकर भी नहीं जोड़ सकते। लेकिन वहीं पर अगर बात करें, सवाल हालांकि एक दर्शक ने किया है सर कि ऑलरेडी जो कनाडा में लोग रह रहे हैं वो वर्क वीजा पर हैं और एक्सपायर हो रहे हैं उनके वर्क वीजा, फिर उनके पास क्या विकल्प होते हैं, आप किस तरीके से हेल्प करते हैं सर उनकी? सर दिस इज द बर्निंग इशू राइट नाउ इन कनाडा। एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज काफी हाई आ रहे हैं। जो लोग वर्क परमिट पे उनका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है। पिछले 2-3 साल से पॉलिसीज आ रही थी टेम्परेरी कि आप अपना वर्क परमिट एक्सटेंड कर सकते हो 18 मंथ का, बट वो पॉलिसी अब एंड हो चुकी है। नेक्स्ट ईयर से आप वो वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं करा सकते हो। तो अब क्या ऑप्शंस है लो स्टूडेंट्स के पास, वो अपना वर्क परमिट एक्सटेंड करा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको एक PNP प्रोग्राम देखना पड़ेगा, बिकॉज कनाडा में बहुत सारे प्रोविंसेस है, हर प्रोविंस के डिफरेंट नॉमिनी प्रोग्राम है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि आप किस प्रोग्राम में आप एलिजिबल होकर अपनी PR ले सकते हो। सेकेंडली, अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला, आई सजेस्ट कि आप जिस एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हो वहां से एक LMIA जॉब लेटर लेके आप अपना वर्क परमिट को एक्सटेंड करा सकते हो। एंड द लास्ट ऑप्शन कि आप अपना विजिटर रिकॉर्ड, अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है और आप अपने फाइल अप्लाई कर रखी है और उसको कोई डिसीजन नहीं आ रहा है, देन आप ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट या विजिटर रिकॉर्ड की एप्लीकेशन डाल सकते हो ताकि आप अपना स्टेटस मेंटेन कर सको लीगल इन कनाडा एंड आप 2nd ईयर की स्टडी भी ले सकते हो।
दोबारा स्टडी कर सकते हैं, सवाल वही मैं पूछूंगा। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि अब जीआईसी फीस एक्सटेंड हो गई है, बच्चे वहां पर महंगे घरों में रह रहे हैं, ग्रोसरी का रेट इतना ज्यादा हो गया है, टैक्सेस इतने ज्यादा हो गए हैं, मतलब जो कमा रहे हैं बच्चे उनके पास बच नहीं रहा है। तो ऐसे में विकल्प है कि ठीक है दोबारा से एडमिशन कर लो, 2 साल का फिर परमिट मिल जाएगा। देयर इज लाइक ट्विस्ट, अगर आप दोबारा स्टडी लेते हो, अगर आप एक बार स्टूडेंट वीजा पे जा चुके हो एंड आपने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट यूटिलाइज कर लिया, देन आप अगेन स्टडी लेते हो, आप अपना स्टेटस तो मेंटेन कर सकते हो, बट उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट दोबारा नहीं मिलेगा। वो वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, आपने वो ऑलरेडी यूज कर ली है, तो अगर आप दोबारा स्टडी लेके अगर वो अप्लाई करोगे इट विल बी रिफ्यूज्ड। तो फायदे और नुकसान क्या हैं? इसका फायदा यही है कि आप अपना स्टे लॉन्ग टर्म तक बढ़ा सकते हो, आप दोबारा स्टडी कर सकते हो, और नुकसान ये कि आप दोबारा वर्क परमिट नहीं ले सकते। कनाडा ने जो कुछ ऐलान किए वो हम बात कर रहे हैं, आपने बताया किस तरीके से चीजें हो सकती हैं, लेकिन हर कोई चाहता है कि ठीक है कनाडा में हम गए, हमारा स्पाउस भी आ जाए, या फिर आजकल सिस्टम चला हुआ है कि शादी पहले हो जाती है, फिर स्पाउस को बुलाया जाता है, फिर तमाम रिश्तेदार जाते हैं। पंजाब में ऐसा ज्यादा है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या ऑप्शन है सर स्पाउस वीजा के लिए? जो नया रूल आया है इमिग्रेशन का, ये ब्रेक डाउन करेगा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जो सिनेरियो चलते हैं इंडिया में जी। अगर आपकी मैरिज जेन्युइन है, आप अपने स्पाउस को इनवाइट करना चाहते हो, देन देयर इज अ प्रोग्राम स्पाउसल ओपन वर्क परमिट। अगर आपका स्पाउस वर्क परमिट पे है, देन हर कोई आदमी अपने स्पाउस को इनवाइट कर सकता है। अभी भी हर कोई कर सकता है, बट फ्यूचर में रूल आ सकता है कि जो लोग मास्टर्स या पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हैं वो ही इनवाइट करेंगे। बट अगर कोई बैचलर करके, अगर कोई डिप्लोमा करने नहीं जा रहा है 2 ईयर का, देन वो वर्क परमिट पे आके आप अपने स्पाउस को इनवाइट कर सकता है। तो थोड़ा सा रूल चेंजेस है, बट सक्सेस रेट इज ऑलवेज हाई इन स्पाउसल ओपन वर्क परमिट। बिल्कुल सर, कनाडा ने जो कुछ ऐलान किया आपने बहुत ही गहनता से पढ़ा होगा तमाम चीज़ों को लेकर, लेकिन सवाल इस चीज़ को लेकर है कि फिर कौन सा ऐसा प्रोग्राम करें जिससे आपको वहाँ पर पीआर भी मिले आसानी से, बहुत चीज़ें आसान हो जाए आपके लिए, और आप स्पाउस भी आप बुला सकें जल्द से जल्द। ऐसे कौन से कोर्सेज करें या फिर कौन सी जैसे यूनिवर्सिटीज़ का हम चुनाव करें? हालांकि कहा जा रहा है कि एक लिस्ट भी आ चुकी है कुछ यूनिवर्सिटीज़ को लेकर, उन यूनिवर्सिटी में जो कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है उनको आगे वर्क परमिट जो है नहीं दिया जाएगा। ये कुछ ऐलान हुए, हालांकि यूनिवर्सिटी को लेकर चीजें तस्दीक नहीं हुई हैं, वो आने वाले समय में मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी क्या ऑप्शन है? और दूसरी चीज ये सर, संक्षेप में जवाब चाहिएगा, स्टिल कनाडा एक बेटर ऑप्शन है सर? डेफिनेटली कनाडा ऑलवेज अ वेलकमिंग कंट्री है। नॉट ओनली इंडिया, मोर देन 100+ कंट्रीज से इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं, और उनका फोकस यही है कि अपने जो इस कल्चरल डायनामिक को मेंटेन रखें। इस वजह से वो कैपिंग सिस्टम लेकर आ रहे ताकि वो कल्चरल डाइवर्सिटी को मेंटेन रखें। अगर आप कुछ पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं जिनमें से अगर आप अपना एडमिशन लोगे आफ्टर सितंबर 2024, आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। बट अगर आप ऑलरेडी कनाडा में और मे इनटेक या अगस्त इनटेक में लेते हो, आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो और आपको वर्क परमिट मिलेगा। फ्रॉम सितंबर 2024 के बाद नहीं मिलेगा जो लोग एडमिशन लेंगे। अगर हम बात करते हैं स्पाउस वीजा की, अगर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आइदर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी या पब्लिक यूनिवर्सिटी है, स्टिल आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो। मास्टर्स एंड पीएचडी वाले स्पाउस अपने स्पाउस को कैरी कर सकते हैं। अभी रूल इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, बट एक ये अभी अनाउंसमेंट आई है कि दिस गोइंग टू बी हैपन इन द फ्यूचर। बिल्कुल 2025 में तब्दील भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव होने हैं, फिर हो सकता है सरकार तब्दील हो जाए। वो एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये चीजों को ले रहे हैं कि हाँ फॉर्मूला सेट बैठा तो ठीक है, नहीं तो तब्दील कर देंगे। हाँ जी, डेफिनेटली आप कह सकते हो जो सिचुएशन चल रही है, हाउस क्राइसिस चल रहे हैं, हेल्थ केयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, ब्रेकडाउन सिचुएशन पे है, तो वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए और एक प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कैपिंग ली है। रिसेंटली मैं पढ़ रहा था, देख रहा था जस्टिन ट्रूडो का इंटरव्यू प्राइम मिनिस्टर का, वो कह रहे थे कि कनाडा की जो इकोनॉमी है ना वो बेस्ड है इमिग्रेशन पे। जो 2 ईयर की कैपिंग है वो जस्ट टू स्ट्रीमलाइन करने के लिए प्रोसेस को, इमिग्रेशन सिस्टम को सुधारने के लिए की है। फ्यूचर में कैपिंग लिफ्ट भी होगी और इंटरनेशनल स्टूडेंट जाएंगे भी, बट एक प्रॉपर मैनर के थ्रू जाएंगे ताकि वो उनको अच्छे से वेलकम कर सके, उनको जॉब भी प्रोवाइड कर सके और उनको अकोमोडेशन में भी हेल्प कर सके। दिस गोइंग टू बी हैपन इन द फ्यूचर। अंकित साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। ते अंकित साहब ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਗਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ इंतजार कादा नीचे लगातार नंबर चल रहा है, तुसी उस तक कॉल करके जो भी सवाल ने उदय जवाब ले सकते हो। तो आपके कॉल्स का इंतजार रहेगा हमें, तो जो भी दुविधा है या जो भी सवालात हैं आप हमारी टीम के साथ कर सकते हैं। और अंकित साहब ने जिस तरीके से बताया कि कनाडा में भी 2 जगहों पर इनके ऑफिस हैं, तो लगातार
सर्विसेज जो हैं इनकी जारी हैं और सितंबर इनटेक आने वाला है, तो देर मत कीजिए, उसको लेकर आप अपनी फाइल अप्लाई कर सकते हैं।